प्रकाश सर, जिस तरीके का सिर्फ उटव्वल चल रहा है, आखिर ये दबाव की सियासत की जरूरत क्यों है? भाई सरकार तो आपकी है, पूर्ण बहुमत है आपके पास, बेहतरीन शानदार बहुमत के साथ आपने सरकार बनाया है, काम कीजिए। सिर्फ उटव्वल की क्या जरूरत है? एकनाथ शिंदे साहब अपनी पार्टी चला रहे हैं, फडणवीस साहब भारतीय जनता पार्टी के कोटे से आते हैं, अजीत पवार अपनी पार्टी चला रहे हैं। आराम से सरकार चलनी चाहिए जब इतने बहुमत के साथ आए हैं, अनुशासन वाले गठबंधन में हैं। फिर क्या जरूरत पड़ी है ये सिर्फ उटव्वल की? और इस सिर्फ उटव्वल से क्या हासिल होगा भारतीय जनता पार्टी को या एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार को? देखिए राम जी, बात ऐसी है, ये सारे इसके अंदर जो भी मैं सुन रहा था धनंजय का भी, और बड़ा वो वैसे समझ सकते उसके दिल का दर्द वो बोल रहा था, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। बड़ी पीड़ा उसके शब्दों में झलक रही थी। लेकिन बातें ऐसी है, पहले एक समझना चाहिए कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, बोल रहे हो कि भाई सत्ता तो है, सत्ता है, किस्सा कुर्सी का एक है, लेकिन उसके बावजूद भी किस्सा कमीशन का मेन है। देखिए ऐसा है, जो मेन क्या बोलते हैं उसके अंदर, जो जिसके हाथ में मुख्य ये रहेगा, यानी जो चीफ मिनिस्टर रहेगा, वही तो पूरे के पूरे टेंडर या उसकी जो प्रक्रिया है वो, यानी जो छूट मूट छोड़ दीजिए। अभी ये छूट मूट वाले तो लोग रहे नहीं, जो कांग्रेस वाले जो थे छूट भैया थे सारे के सारे, किसके बदली में ट्रांसफर में पैसा खा लिए, किसको कुछ 14 दिन आने के लिए पोस्टिंग में पैसा खा लिए, स्कूल कॉलेज ले लिए, उसी में खुश है। ये जो लोग है, ये बड़े कहने का मतलब बड़े होशियार और बड़े बिजनेसमैन लोग हैं। इनको ये छोटी मोटी बातें चलती नहीं है। वो लोग जो है इनको एकदम बड़ा, जैसे इन शॉर्ट भी कहे कि इन लोगों को, कांग्रेस वालों को छोटी मोटी बकरी की जो लेंडिया थी वो खाने की आदत थी। ये जो है ये हाथी की लीद खाते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो ऐसा है कि अभी जब ये महाराष्ट्र के अंदर अभी आने वाले दिनों में 2-3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, उसमें एक प्रोजेक्ट इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, जिसको एक्चुअली लोगों का विरोध चल रहा है। एक तो प्रोजेक्ट हो गया समृद्धि महामार्ग का, 75,000 करोड़ का, लाख करोड़ का, जिसके अंदर तो मालूम है कि ये एक एक जो 30-35 उन्होंने जो उसके टप्पे बनाए थे गेट्स, एंट्री और एग्जिट के, तो 30-35 किलोमीटर का एक एक टप्पा बनाए थे उन्होंने। तो उसके अंदर करीब करीब 30-35 लोगों को टेंडर को दे दिए और हर एक से 300 करोड़ रुपए दिया, ऐसा बड़ा लोगों ने कंफर्म बोला है। अब वो 300 है, 200 है, 400 है, वो तो ठीक है, वो छोड़ दिए वो। तो कैसा अभी ऐसा कि ये शक्तिपीठ मार्ग बन रहा है, शक्तिपीठ मार्ग, तो उसमें अभी इसका पुराना अनुभव लेके इसमें और भी कुछ सुधार करेंगे। 300 करोड़ लेना है, 400 करोड़ लेना है, या कोई अलग तरीके से लेना है, इंडिया में लेना है, बाहर फॉरेन में लेना है, क्योंकि अभी तो ज्यादा अच्छा यही है, इंडिया में लेने के बजाय फॉरेन में लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो डॉलर जो है कल ही 189 रुपीज हो गया है। जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी तो डॉलर करीब करीब 60 रुपए पे था, और मोदी जी बोलते थे कि जिस देश में डॉलर रुपया गिरता है तो उस देश के अंदर होता है। लेकिन वो उसकी बात जो है मोदी जी की इन्होंने संभाल ली। हमारे निर्मला सीताराम जी ने बोला है कि रुपए नहीं गिर रहा है तो डॉलर मजबूत हो रहा है। अब देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग हैं इनके पास में कि ये बोलते कि नहीं नहीं रुपए नहीं गिर रहा है। तो ऐसा अपनी जो पार्टी के जो लोग हैं उनका साथ सुधारना पड़ेगा ना, सपोर्ट करना पड़ेगा। तो निर्मला सीताराम जी का तो मैं अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने ये बोला है कि नहीं रुपए नहीं गिर रहा है तो डॉलर मजबूत हो रहा है, तो चलो ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा है राम भाई, ये जो सारा का सारा चक्का चल रहा है, ये सिर्फ जो मेन कुर्सी जो है वो हथियाने का है और जाना नहीं देना चाहिए। इसलिए शिंदे ट्राई कर रहा है कि नहीं मैं मुख्य कुर्सी पे बैठू, और फडणवीस जी ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कोई हालत में ये नहीं बैठेंगे। यही तो हुआ था ना 2022 में, क्या हुआ था? यही हुआ था, दूसरा और क्या हुआ था? वो 2019 में मूल रूप से देखे जाए तो उस समय पे उद्धव बोल रहा था कि मुझे बैठाइए 2.5 साल, आप 5 साल हो गए, लेकिन नहीं बैठने दिया, तो 2.5 साल की लिए सत्ता चली गई। फिर उन्होंने वाया गुवाहाटी सत्ता ला ली है सारी की सारी। तो अभी जिस तरीके से देश में चल रहा है, ये तीन तिगाड़ा काम है, 3 चक्के की सरकार चल रही है। तो ये आपको मालूम है ना, ऑटो रिक्शा कहीं भी मुड़ जाता है सिंगल चक्का होने से, टू ही करके इधर उधर, जैसी कार मुड़ना बड़ी मुश्किल रहता है, लेकिन 3 चक्के की जो गाड़ी होती है ना वो बहुत जल्दी पलट जाती है, टर्न भी हो जाती है। तो अभी आने वाले दिनों में दिखेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रकाश सर, ये जो अभी शशि सर उदाहरण दे रहे थे, इसके पहले भी हुए हैं, हमारे दर्शक भी कह रहे हैं कि एनडीए में ऐसी कौन सी पार्टी है जो उसको भारतीय जनता पार्टी ने ही तोड़ा ना हो। तो अब क्या शिंदे साहब निपटाए जाएंगे? शिंदे साहब को निपटाने के लिए भी ये
सारी कवायदें जरूरी हैं कि भाई जांच का दबाव अगर नहीं रहेगा तो शिंदे साहब निपट नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास भी एक जन समर्थन है। और भाई लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, दोनों में परफॉर्मेंस दिखी है शिंदे की। राम भाई देखिए, इनको शिंदे को निपटना इतना आसान नहीं है पहली बात तो, क्योंकि ये अभी जो शिंदे है या अजित पवार है, ये क्या है, ये राजदार है भाजपा के। कर्जादार तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन राजदार एक नया शब्द मैं आपको आज बताता हूँ। यानी जो राज है, राज काय का है, तो इलेक्शन में चुन के कैसे आए उसका राज इनके पास में है। किस तरीके से चुनाव में धांधली की, किस तरीके सभी ये भी उसके ये है। लेकिन अगर ये इस तरीके से करेंगे तो शिंदे तो उनको, उसको खोना क्या है, शिंदे को कुछ खोना नहीं है। जो है वो तो इसका बोनस चल रहा है फिलहाल के अंदर, और ना ही अजित पवार को ऐसा कोई खोना है अभी। और इनको भी मालूम है कि ये एक लिमिट के ऊपर कर नहीं सकते। आखिरी सारा का सारा झगड़ा जो है वो सीएम के कुर्सी का है। अगर वो इनको डराने का, धमकाने का ये काम करेंगे और इंक्वायरी बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी पहले जैसी बात नहीं रही कि जैसे ईडी का चक्को बता दिया और ये कर दिया। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि शिंदे के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था उनका, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ लिया था, यानी ये उसको जो गुवाहाटी में लेके जाने के पहले, और उसके बाद में उसको पकड़ के उसको खूब मारे उसको। अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो बेचारे ने सारा जो कुछ था वो उगल दिया। और उगलने के बाद में फिर उन्होंने फोन किया शिंदे को कि देखा बेटा ऐसा ऐसा है, अब आप निर्णय लो क्या करना है। तो इसीलिए तो शिंदे आया गुवाहाटी। तो ये सारे किस्से हैं, जितने लोग उतने किस्से हैं। लेकिन ये एक मुझे बड़े समझदार राजदार आदमी ने ये बताया है, तो बातें ऐसी है कि ये एक उस जमाने का किस्सा होगा, इसलिए शिंदे चले गए। लेकिन अभी जो इलेक्शन के अंदर इन्होंने जो खेल किया है, ये खेल इनको भारी पड़ेगा। अगर इन्होंने जो के बोल दिया कि इस तरीके से होगा, ठीक है, सिंध की तो खुर्ची जाएंगी, इलेक्शन री इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये क्या है कि बेटा ना अगर हम नहीं खा सकते तो हम तुमको भी नहीं खाने देंगे, ये ऐसा वाला विषय है। क्योंकि अभी बात मुझे एक बताइए ना राम भाई, ऐसा है कि मुझे ऐसा कोई क्षेत्र बता दीजिए कि जो क्षेत्र के अंदर लोगों के भलाई के लिए कोई नेता काम कर रहा है। वो जो दकियानुसी नेता या सोच थे कि जनता का भला करने के लिए, देश का भला करने के लिए, जयप्रकाश जी नारायण के जैसे, अटल बिहारी वाजपेयी के जैसे लोग थे, वो तो आज ये ऐसे लोगों को तो ये लोग क्या बोलते हैं, अरे क्या बेवकूफ थे, कुछ नहीं किया तुमने, इतने साल सत्ता में रहे, कमाई क्या तुमने। तो ये अभी सोच बदल गई है। तो इसलिए सत्ता में तो इसीलिए जाके बैठना है कि मैं, मेरी 7 पीढ़ियां ये करेंगे, तो इसलिए है। तो अभी ऐसा इन्होंने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है कि जिसके अंदर भ्रष्टाचार माने भयंकर भ्रष्टाचार। छोटी मोटी ये तो हम भी समझ सकते थे, लेकिन अभी तो कैसा है कि भयंकर परिस्थिति हो गई है। देखिए, जो लोगों ने ये बोला था कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, उन्हीं के पार्टी के अंदर धनंजय मुंडे के जैसे लोग आ रहे, कितने कांड बाहर आए हैं धनंजय, उसके बावजूद भी सत्ता में बैठा पड़ा है। मर्डर कर दिए, सब हो गया सारा, कई सब कोई। अच्छा, ये कोई दूसरा नहीं बोल रहा है, उन्हीं के पार्टी का आदमी बोल रहा है। उसके बाद में भी अगर उसको सत्ता में से निकालते नहीं है। एक जमाना था कि एक छोटा रेल का हादसा हुआ तो शास्त्री जी जैसे आदमी ने ये दिया था, कितने हादसे हो गए क्या। तो अभी ये ऐसा नीतिमत्ता, ये कोई लाज शर्म वाली ऐसी कुछ बात रही नहीं है। इन्होंने बोला था कि जैसे हम सत्ता में आए किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। अभी मैं परसों को रोज इसके बारे में एक मोर्चा निकाला था मुर्तियापुर में, काफी लोग आए थे वहां पे कि भाई हमको आप, उसका नाम ही रखा था मैंने कि हम रिमाइंडर मोर्चा, यानी 8वां मराठी में बोलते उसको, 8वां यानी याद दिलाने के लिए कि भैया आपने बोले थे कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तो उसका मोर्चा हमने सच बोला था। 2 दिन के अंदर वहां पे 500 आदमी आ गए थे, ट्रक ट्रैक्टर लेके। इतना गुस्सा है किसानों में। मैंने तो बता दिया अभी कि 17 मार्च को मेरा बर्थडे है, उसके पहले आप किसानों का कर्जा माफ कर लीजिए। मैं वो आदमी हूं जिन्होंने 72,000 करोड़ रुपीस का कर्जा मनमोहन सिंह को मिलके, उन्होंने मुझे जब बुलाया था तब मैंने जब सारा एक्सप्लेन किया तो मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ करवा दिया था। 72,000 करोड़ रुपीस का लोन वेवर 2007 में हुआ था, एक बात ध्यान में रखिए। लेकिन ऐसा है कि अभी के इसके अंदर तो इनको तो एक सत्ता हथियार नहीं है, जो चाहे बता दो। 15 लाख का जुमला तो आपको मालूम ही है। तो इसी तरीके से ये किसानों का कर्जा माफ करने का भी जुमला इन्होंने फेंका था।
वो याद दिलाने के लिए। लेकिन अभी कुछ होने वाला नहीं है इसके अंदर। अभी हमारे महाराष्ट्र स्टेट का बजट है मार्च महीने में, क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या देने वाला, कुछ नहीं होने वाला इसके अंदर। तो अभी तो सिर्फ आगे आगे देखिए होता है क्या। आपके मेरे जैसे आदमियों को सिर्फ हताशा, सिर्फ देखना है इनका कि ये कौन से हद तक के गिर सकते हैं। रोज नया किस्सा इनका सुनने को मिलता है। तो ये अभी फिलहाल में लोगों को तय करना है कि अभी आगे क्या करना है, रास्ते पे आना है या क्या करना है। जी राम। जी बिल्कुल। अब रास्ते पर आने की कगार पे तो पहली शुरुआत हो चुकी है। अर्थव्यवस्था से लेकर के और तमाम नीतियां जिधर जा रही हैं, बेरोजगारी से लेकर के महंगाई तक, अब तो सरकारें यहाँ तक कहने पे उतारू हो गई हैं कि जॉब क्रिएटर बनिए, जॉब क्रिएटर बनेंगे कहाँ से इसका पता नहीं। आधी पीढ़ी भूख से मर गई, आधी पीढ़ी 5 किलो राशन पे जिंदा है, और बनिए जॉब क्रिएटर। जी प्रकाश सर। नहीं देखिए, ये जो बोल रहे थे ना कि जॉब क्रिएटर और ये बनिए, उद्योजक बनिए वगैरह, देखिए बात ऐसी है राम भाई, एक और भी समझने की बात है। आज 89 रुपीज का जैसे डॉलर हो गया है, मैं बताता हूँ ये मार्च के पहले ये 100 हो जाएगा। बात क्या हो रही है, ये क्यों हो रहा है, ये पहले समझना है। बात इसलिए कि ये रुपया क्यों गिर रहा है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट घट रहा है लगातार। तो आज के घड़ी में परिस्थिति ऐसी है कि नए कारखाने वगैरह लगाना नंबर एक बेवकूफी है। मूल समस्या क्या है ये पहले समझिए। मूल समस्या ये है कि जो कारखाने लगे हैं वो कारखाने ज्यादा से ज्यादा 20 से 25% क्षमता पे चल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर काम करने के लिए वर्कर नहीं है। कारखाने बड़े हैं और काम वर्कर क्यों नहीं, ये फालतू की बातें है कि बेरोजगारी है, अमुक है, कुछ नहीं है बेरोजगारी। बेरोजगारी इसलिए है कि ये लोगों को फोकट में 80 करोड़ लोगों को अगर ये अनाज फोकट में देंगे तो कारखाने में काम करने के लिए मजदूर आएगा क्यों। है वो कारखाने चल नहीं सकते, आप नए कारखाने के ये बात कर रहे हो, ये सारा का सारा उल्टा चक्कर चल रहा है। 240 करोड़ 240 लाख करोड़ का इनका कर्जा पहुंच गया है। अभी इनको कर्जा मिलने की भी उम्मीद खत्म हो गई है। जिस दिन कर्जा मिलना बंद हो जाएगा और जिस दिन 100 क्या बोलते अपने जो बैरल जो है अपना क्रूड ऑयल का, जिस दिन उसकी कीमत बढ़ेगी ना, मजा उस दिन आएगी। और वो ये होने वाला है, दो बातें होनी है। अभी डॉलर के रेट बढ़ेंगे, ये करेंगे, और उसके बाद में क्रूड ऑयल के रेट बढ़े, जब जिस दिन बढ़ जाएंगे उस दिन माफ पड़ेगा। क्योंकि इनका अभी जो ये जो फॉरेन फंड का जो ये था वो खत्म हो रहा है करीब करीब। क्योंकि कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट कोई रुपए के ऊपर तो थोड़ी हो रहा है। हमको इंपोर्ट करना है तो कोई कंपनी, हमारे देश रुपए की कोई साग नहीं है, कौन ले रहा है रुपया, कागज के बराबर कीमत है उसकी। उनको तो डॉलर देना पड़ रहा है, डॉलर कमाने की कोई इनकी औकात नहीं है, हमारा एक्सपोर्ट तो पूरा बंद है। तो ये सारी बातें समझने लायक है, लेकिन अभी इसको समझने लायक ना लोग है देश के अंदर, ना ही ये बीजेपी वाले समझने वाले हैं। सत्ता की जो मस्ती है, और देखो क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिक्स, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये अभी फिलहाल में देश के अंदर की हालत है। हमारे राज्य के अंदर इनको जिस तरीके से मेजोरिटी मिली है, और उसके बाद में देश के अंदर भी अभी भी इनके पास में मेजोरिटी है, तो इसलिए ये सुधरने वाले नहीं है। जी।